दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं HTHP पैकेज और चीज़ डाइंग मशीन के बारे में। हम आपको चीज़ डाइंग मशीन का स्ट्रक्चर बताएंगे और साथ साथ में वर्किंग प्रिंसिपल भी बताएंगे। हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि चीज़ डाइंग और पैकेज डाइंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं और पैकेज डाइंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइज, डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं आपको टॉपिक पहले बता चुका हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे एडवांटेजेस ऑफ HTHP पैकेज और चीज़ डाइंग मशीन। मतलब जो हमारी पैकेज डाइंग मशीन होती है या चीज़ डाइंग मशीन होती है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो गाइज, होता क्या है कि जब हम कोई डाई डिजाइन बनाते हैं तो डाई डिजाइन को डिफरेंट प्रोसेस के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मैनमेड फाइबर है तो उसके अंदर स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान या जो फाइबर बनाया जाता है तो उसके दौरान ही हम जो हमारा पॉलीमर होता है उसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद में जो फाइबर होता है वो डाइड निकलता है और उससे हम डाई डिजाइन बना लेते हैं। तो ये हम कब करते हैं, यदि हम कोई सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं तो वहाँ पे यदि आपको डाई डिजाइन की आवश्यकता होती है तो आप डायरेक्टली पॉलीमर सॉल्यूशन के अंदर कलर ऐड कर देते हैं। गाइज, इसके बाद में एक प्रोसेस और होता है। यदि आपको डाई डिजाइन बनाना है, सपोज कि ये कॉटन का डाई डिजाइन बनाना है, तो आप कॉटन को फाइबर फॉर्म में डाई करते हैं और उसके बाद में फिर आप उसकी स्पिनिंग कर देते हैं, तब भी आपका डाई डिजाइन बन जाता है। गाइज, अब जो हमारा ग्रेज डाई डिजाइन होता है, मतलब स्पिनिंग के अंदर आपने यान बनाया, नेचुरल यान बनाया या ग्रे यान बनाया, अब उसकी जो डाइंग की जाती है वो दो फॉर्म में की जाती है। एक फॉर्म होता है हैंक डाइंग मेथड और एक प्रोसेस होता है पैकेज डाइंग मेथड। तो जो पैकेज डाइंग मेथड होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी लोग मेरे वीडियो के साथ में अंत तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो गाइस, जो पहला एडवांटेजेस होता है, जब हम धागे की पैकेज डाइंग करते हैं तो वहाँ पे हमें नॉट लेस यान प्राप्त होता है। मतलब हमारे यान के अंदर जो गांठें लगती हैं तो वो बहुत कम होती हैं और पैकेज डाइंग या चीज़ डाइंग प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल लिक्विड रेशियो होता है तो वो हैंक डाइंग प्रोसेस से कम होता है। और पैकेज डाइंग के अंदर जो हमारा रिवाइंडिंग वेस्ट होता है वो हैंक डाइंग की तुलना में कम होता है। जो धागा हमें मिलता है पैकेज डाइंग के बाद में, उसकी वाशिंग फास्टनेस हैंक डाइंग प्रोसेस से डाई किए हुए धागे की तुलना में काफ़ी बेटर होती है। और जो हमारा पैकेज डाइंग के बाद में जो पैकेज डाई होकर निकलता है तो उसके अंदर जो शेड वेरिएशन होता है वो बहुत रेयर केस में अपीयर होता है यान के अंदर। और जो हमारा धागा होता है तो यदि आप डाई कर रहे हो और वो धागा कोई सिंथेटिक फाइबर है तो उसको आप हैंक फॉर्म में डाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हैंक फॉर्म में जो हम डाई करते हैं तो जो मशीन होती है वो ओपन वेसल मशीन होती है और जो हमारी पैकेज डाइंग मशीन होती है वो क्लोज्ड वेसल होता है। तो वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आप डाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि डाई करना है पॉलिस्टर तो उसको आप बॉइलिंग टेम्परेचर से ऊपर डाई करना पड़ता है, तो आप HTHP पैकेज डाइंग मशीन के अंदर इजीली अपने धागे को डाई कर सकते हैं। और जो डाई केमिकल का कंजम्पशन होता है पैकेज डाइंग के अंदर वो हैंक डाइंग प्रोसेस की तुलना में काफ़ी कम होता है। गाइस, जो हमारी हैंक डाइंग प्रोसेस होती है उसके अंदर लॉट साइज बहुत कम होता है, तो
जो पैकेज डाइंग होती है उसके अंदर हमारा लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है कि जो आप वीविंग करते हैं तो वहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर बचते हैं यार्न के वो कम हो जाते हैं। और जो हमारी पैकेज डाइंग होती है उसके अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है डाइंग के दौरान वो कम होती है, इससे जो हमारा इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है वो भी घट जाता है। गाइस, अब बात करते हैं कि पैकेज डाइंग प्रोसेस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो हमारी पैकेज डाइंग मशीन होती है तो उसकी जो ड्राइंग कॉस्ट होती है, मतलब डाइंग के बाद में जब हम पैकेज को सुखाते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है हैंग डाइंग की तुलना में ज़्यादा होती है। और पैकेज डाइंग के अंदर क्या होता है गाइस कि यार्न की जो बल्कीनेस होती है वो घट जाती है, तो उससे क्या होता है कि यार्न का कवरेज होता है फैब्रिक के अंदर वो भी घट जाता है। गाइस, जो हमारा पैकेज डाइंग प्रोसेस होता है तो उसमें हम 2 बार रिवाइंडिंग करते हैं धागे की, तो उससे होता क्या है कि जो हमारा यार्न होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है और डाइंग के अंदर बहुत अधिक केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है यदि आप पैकेज डाइंग कर रहे होते हैं। गाइस, जो हमारा पैकेज डाइंग प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हम सॉफ्ट पैकेज बनाते हैं सबसे पहले, तो वहाँ पे कभी कभी जो पैकेज डेंसिटी होती है उसके वेरी करने की संभावना होती है। तो यदि आपका पैकेज की जो पैकेज डेंसिटी है वो वेरी कर गई तो वहाँ पे शेड वेरिएशन की संभावना हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। यदि आपकी पैकेज डेंसिटी वेरी करती है तो वहाँ पे टॉप, मिडिल और बॉटम के जो लेयर्स होते हैं उसमें शेड वेरिएशन आ जाता है। गाइस, अब बात करते हैं प्रोसेस सीक्वेंस इन द चीज़ और पैकेज डाइंग मशीन। तो जो हमारी चीज़ डाइंग मशीन होती है या चीज़ डाइंग प्रोसेस होती है उसके अंदर प्रोसेस सीक्वेंस क्या होता है। गाइस, तो देखिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट बाइंडिंग, दूसरा होता है कलरेशन ऑफ यार्न, तीसरा होता है हाइड्रो एक्सट्रैक्शन और चौथा होता है ड्राइंग और पांचवा होता है रीवाइंडिंग। तो गाइस, एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट बाइंडिंग प्रोसेस की। तो सॉफ्ट बाइंडिंग प्रोसेस के अंदर गाइस देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा यार्न होता है तो वो होता है कोन के अंदर, तो उस यार्न को हम लपेटते हैं, दूसरे बॉबिन के ऊपर लपेटा जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉफ्ट बाइंडिंग प्रोसेस। गाइस, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि यार्न को परफोरेटेड सिलेंड्रिकल ट्यूब या स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग के ऊपर हम बाइंड करते हैं। तो जो ट्यूब होती हैं, परफोरेटेड ट्यूब होती हैं, वो नायलॉन की बनी होती हैं और जो परफोरेटेड स्प्रिंग होते हैं वो आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं जो जंग नहीं पकड़ते हैं। तो सॉफ्ट पैकेज बनाने के लिए हम सॉफ्ट बाइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं और जो सॉफ्ट पैकेज हम बनाते हैं तो उसकी जो डेंसिटी रखते हैं, पैकेजिंग डेंसिटी रखते हैं पैकेज की, वो इस तरीके से रखी जाती है कि जो लिक्विड होता है उसका पर्याप्त पेनेट्रेशन मिले, मतलब जब आपका पैकेज डाई हो रहा हो तो अंदर से हमारा कलर बाहर जा सके और बाहर से फिर कलर अंदर आ सके। तो पैकेज डेंसिटी को हम इस तरीके से रखते हैं। गाइस, यदि हमारा यार्न परफोरेटेड नायलॉन ट्यूब्स के ऊपर बाइंड किया जाता है तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है कि जो नायलॉन ट्यूब्स हैं उनके ऊपर कोई अनकवर्ड स्पेस ना बचे। मतलब ये होता है कि जब आप पैकेज बना रहे हो तो जो परफोरेशन होता है वो पूरा का पूरा यार्न से कवर होना चाहिए। गाइस, जो हमारा सॉफ्ट पैकेज होता है तो उसकी टॉप और बॉटम एज गाइस इक्वली सॉफ्ट होना चाहिए जितनी कि आपकी पैकेज की बॉडी सॉफ्ट है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, ये पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की आपकी एसएस की स्प्रिंग होती है और किस तरीके की आपकी पैकेज
कि ट्यूब होती है या नायलॉन ट्यूब होती है और किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये स्टैंडर्ड स्टील की आपकी स्प्रिंग होती है, तो इसके ऊपर आप यार्न को बाइंड करते हैं और यहाँ पे ये आपकी है परफोरेटेड नायलॉन ट्यूब। तो आप स्टैंडर्ड स्टील या एसएस स्प्रिंग का भी उपयोग कर सकते हैं सॉफ्ट पैकेज के लिए, और आप नायलॉन ट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं। गाइस देखिए गाइस किस तरीके से आप पैकेज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका स्प्रिंग है, इसके ऊपर आप धागा लपेटेंगे और धागा लपेटने के बाद में फिर दूसरे पर लपेटेंगे। तो ये देखिए आप, ये है यहाँ पे ये पैकेज दिखाया हुआ है, ये धागा लपटा हुआ है और ये बनाया हुआ है, एक स्केच टाइप का बनाया हुआ है। तो क्या करते हैं कि जब हम मशीन में लोड करते हैं तो पैकेज के ऊपर पैकेज रखते हैं, तो जो हमारा लीकेज होता है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग होते हैं वो दब जाते हैं और जो हमारा प्रेशर लीकेज होता है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है, मतलब प्रेशर लीक नहीं होता है। तो आपका जो कलर होता है सिर्फ यार्न के बाहर से ही निकलता है, ओपन स्पेस कहीं पर भी छोड़ा नहीं जाता है। और ये जो हमारे ट्यूब होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि एक सिरा मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो जब हम पैकेज के ऊपर पैकेज रखते हैं तो जो हमारा मेल वाला एंड होता है ट्यूब का वो फीमेल के अंदर फंस जाता है और वहाँ पे प्रेशर लीक बंद हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब यार्न लपेटेंगे आप तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से लेके और पूरा यहाँ लास्ट तक लपेटेंगे। तो यहाँ पे ये जो होल हैं ये बाहर दिखाई नहीं देने चाहिए बिल्कुल भी। यदि आपके होल बाहर दिखाई देते हैं, यार्न से कवर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपका प्रेशर लीक होने की पूरी संभावना होगी और आपका जो कलर है वो इन होल से ज़्यादा निकल जाएगा और पैकेज के अंदर से कम जाएगा। गाइस इसके बाद में प्रोसेस आती है आपकी कलरेशन ऑफ यार्न पैकेज। तो गाइस होता क्या है कि जो हमारी पैकेज डाइंग या चीज़ डाइंग मशीन होती है तो उसके अंदर स्काउरिंग, ब्लीचिंग और डाइंग एक ही मशीन के अंदर की जाती है, या यूँ कह लीजिए कि स्काउरिंग, ब्लीचिंग और डाइंग HTHP पैकेज डाइंग मशीन के अंदर ही की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ HTHP पैकेज डाइंग मशीन। तो आप देखिए कि जो हमारी पैकेज डाइंग मशीन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो डिफरेंट पार्ट होते हैं पैकेज डाइंग मशीन के अंदर और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बॉबिन कैरियर। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ परफोरेटेड स्पिंडल्स टू होल्ड द सॉफ्ट पैकेज इन द कॉलम। तो इसके अंदर क्या होता है कि परफोरेटेड स्पिंडल के कॉलम लगे होते हैं, पाइप होते हैं, तो उनमें छेद होते हैं जिनसे कि कलर बाहर को निकलता है और इन्हीं स्पिंडल्स के ऊपर या इन्हीं परफोरेटेड स्पिंडल्स के ऊपर हम अपने सॉफ्ट पैकेज माउंट करते हैं। द परफोरेशन एट द बॉटम ऑफ दीज कैरियर्स अलाउ बाईडायरेक्शनल सर्कुलेशन ऑफ डाई एंड अदर केमिकल सॉल्यूशन थ्रू द यार्न पैकेज। तो ये जो परफोरेटेड स्पिंडल होते हैं तो इससे क्या होता है गाइज कि जब हमारा फ्लो होता है कलर का वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं का मतलब ये होता है कि एक बार जो हमारा कलर या केमिकल का सॉल्यूशन निकलेगा वो आपका इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाता है, मतलब पैकेज के अंदर वाले भाग से बाहर की तरफ जाता है। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है सर्कुलेशन की तो फिर हमारा जो केमिकल होता है या कलर होता है वो पैकेज के बाहरी सतह से अंदर की तरफ जाता है। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए ये है आपका बॉबिन कैरियर। तो आप देख पाएंगे ये एम्प्टी बॉबिन कैरियर है और ये लोडेड बॉबिन कैरियर है। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके परफोरेटेड स्पिंडल्स होते हैं और तो इसमें क्या करते हैं, इसी के ऊपर हम पैकेज माउंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पैकेज माउंट किए हुए हैं और पैकेज माउंट करने के बाद में ऊपर से एक प्लेट रख के इनको अच्छी तरीके से दबा दिया जाता है। तो ये पैकेज होते हैं, यदि आप स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये पैकेज आपस में चिपक जाते हैं और कहीं पर भी प्रेशर लीक नहीं होता है।
यदि आप नायलॉन ट्यूब यूज कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया उसके अंदर एक सिरा मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो मेल सिरा फीमेल सिरे के अंदर अच्छी तरीके से फंस जाता है और वहाँ पे प्रेशर लीक नहीं होता है, और ऊपर से ये जो प्लेट्स वगैरह लगे होते हैं इनको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाता है। गाइस अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है गाइस ऑटोक्लेव और सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। तो देखिए गाइस, इट इज ए हाई प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल। तो ऑटोक्लेव होता है एक हाई प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल होता है। इट इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील, और ये जो हमारा ऑटोक्लेव होता है ये अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। द डाई बाथ इज फिल्ड इनसाइड दिस वेसल। जो डाई बाथ होता है तो उसको हम इस ऑटोक्लेव के अंदर भरते हैं। दिस वेसल इज कनेक्टेड विद मैनी अदर एसेसरीज। तो ये जो हमारा ऑटोक्लेव होता है या सिलेंड्रिकल वेसल होता है ये बहुत सारी एसेसरीज से कनेक्ट होता है। द बाई डायरेक्शनल लिक्विड पंप इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ दिस वेसल। इस वेसल के अंदर एक बाई डायरेक्शनल का मतलब जो कि दोनों दिशाओं में घूम सकता है। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल लिक्विड पंप ऑटोक्लेव के बॉटम साइड में कनेक्ट होता है। ए हाई प्रेशर लिड इज फिटेड एट द टॉप ऑफ दिस वेसल। इस वेसल के ऊपर एक हाई प्रेशर लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है। ए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर सिलिकॉन सील इज माउंटेड बिटवीन द टॉप ऑफ द वेसल एंड लिड। गाइस ये जो हमारी मशीन होती है तो लिड और मशीन का जो ऊपर वाला सिरा होता है सिलेंडर का, उसके बीच में एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की सिलिकॉन सील लगाई जाती है, जिससे कि हमारा प्रेशर लीक ना हो जब हमारी मशीन फंक्शनिंग कर रही होती है। दिस सिलिकॉन सील मेक्स द लिड एयर प्रूफ। तो ये जो हमारी सिलिकॉन सील होती है वो ढक्कन को एयर प्रूफ बना देती है एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ स्टीम एंड लिक्विड। तो ये जो हमारी सिलिकॉन सील होती है इसको यूज करने से ना तो हमारी स्टीम लीक होती है ऊपर से और ना ही हमारा लिक्विड लीक होता है। द प्रेशर गेज इज माउंटेड ऑन द साइड ऑफ द वेसल टू सी द इनसाइड प्रेशर ऑफ द वेसल। ये जो हमारा ऑटोक्लेव होता है तो इसके एक साइड में ऊपर की तरफ हम एक प्रेशर गेज लगाते हैं। तो प्रेशर गेज क्या करता है गाइज कि जो हमारा ऑटोक्लेव या सिलेंड्रिकल वेसल होता है उसके अंदर का प्रेशर रीड करता रहता है, मापता रहता है। गाइज ए सुइटेबल सेफ्टी वाल्व इज माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ द वेसल। तो ऑटोक्लेव के अंदर एक हम सेफ्टी वाल्व लगाते हैं, बाहर की तरफ लगा होता है वो। तो उसका काम क्या होता है, व्हेन द इनसाइड वेसल प्रेशर इंक्रीजेज मोर देन नॉर्मल प्रेशर ड्यू टू एनी मिस्टेक और अननोन रीजन द सेफ्टी वाल्व रिलीजेस द इनसाइड वेसल प्रेशर। गाइस सेफ्टी वाल्व का काम होता है कि यदि आप प्रोसेस कर रहे हैं, आपकी मशीन चल रही है, यदि आप कोई गलती कर देते हैं या कोई अननोन रीजन से यदि आपके वेसल के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है तो वहाँ पे ये हमारा सेफ्टी वाल्व जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है। द इंक्रीज्ड स्टीम प्रेशर पुशेस द सेफ्टी पिन ऑफ द वाल्व अगेंस्ट द स्प्रिंग एंड एक्सेस प्रेशर इज रिलीज ऑटोमेटिकली। जैसे ही आपका इनसाइड प्रेशर बढ़ता है वेसल का तो होता क्या है कि जो हमारा सेफ्टी वाल्व का पिन होता है, एक सेफ्टी पिन लगी होती है, तो वो स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस होती है और जैसे ही प्रेस होती है तो सेफ्टी वाल्व खुल जाता है और जो हमारा एक्सेस प्रेशर होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, वो रिलीज हो जाता है। ओवरफ्लो वाल्व इज फिटेड एट द टॉप ऑफ द साइड वाल ऑफ द वेसल। तो ये जो हमारा ऑटोक्लेव या सिलेंड्रिकल वेसल होता है इसके टॉप साइड में एक ओवरफ्लो वाल्व लगाया जाता है। इफ़ द वाटर लेवल इज इंक्रीज्ड अबव द रिक्वायर्ड लेवल
द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड थ्रू द ओवरफ्लो वाल्व। तो जब हम क्या करते हैं कि अपने वेसल के अंदर पानी लेते हैं या कोई केमिकल लेते हैं और उसका लेवल यदि रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर या एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल होता है वो ओवरफ्लो वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। ए ड्रेन वाल्व इज़ फिटेड एट द बॉटम ऑफ द वेसल, और वेसल के नीचे की तरफ एक ड्रेन वाल्व लगाया जाता है। इट ड्रेन्स द प्रीवियस डाई बाथ व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको आवश्यकता होती है तो आप जो पहले आपने डाई बाथ यूज़ किया उसको आप ड्रेन करते हैं। द वेसल इज आल्सो कनेक्टेड टू द फ्रेश वाटर सप्लाई। हमारा वेसल फ्रेश वाटर सप्लाई से भी कनेक्ट होता है। ए वाल्व इज माउंटेड बिटवीन द वाटर सप्लाई लाइन एंड वेसल टू कंट्रोल द फ्रेश वाटर सप्लाई। तो गाइज जो हमारी फ्रेश वाटर सप्लाई होती है और जो वेसल होता है उसके बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पे एक वाल्व लगाया जाता है। तो ये जो हमारा वाल्व होता है वो वाटर सप्लाई को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। द प्रेशर वेसल इज आल्सो कनेक्टेड विद द डोजिंग टैंक एंड प्रिपरेशन टैंक। गाइज जो हमारा प्रेशर वेसल होता है वो डोजिंग टैंक और प्रिपरेशन टैंक से कनेक्ट होता है। ए टेम्परेचर सेंसर इज माउंटेड इनसाइड द प्रेशर वेसल। ये जो हमारा सिलेंडर होता है या सिलेंड्रिकल वेसल होता है तो उसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। दिस सेंसर गेट्स इन टच विद लिक्विड। ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है वो हमेशा लिक्विड के संपर्क में रहता है एंड सेंड्स ए सिग्नल टू द डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस करता है तो उसकी जो कमांड होती है या सिग्नल होता है वो डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर को भेजता है। गाइस यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया हुआ है HTHP पैकेज डाइंग मशीन का, तो इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का आपका मशीन होता है और किस तरीके की फंक्शन करती है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये है आपका सिलेंड्रिकल वेसल, आप देख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल वेसल है। तो ये आपका हाई प्रेशर लिड लगा हुआ है, मतलब ढक्कन लगा हुआ है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका प्रेशर गेज लगा हुआ है। यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल लिक्विड पंप होता है, ये आपका ड्रेन वाल्व होता है गाइस। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये H आपका, तो H क्या है आपका, देखिए ओवरफ्लो वाल्व है, और ये आपका वाटर सप्लाई वाल्व होता है, मतलब फ्रेश वाटर सप्लाई वाल्व लगा होता है। और ये F आपका सिलेंड्रिकल वेसल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो C ये कलर इंजेक्टर पंप होता है, ये कलर इंजेक्टर पंप है। ये आपका साइड टैंक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लिक्विड प्रिपरेशन टैंक होता है। तो यहाँ पे आप कलर केमिकल को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए आप गाइस ये G, तो यहाँ पे ये आपकी कंप्रेस्ड एयर पैडिंग होती है, और K आपका ड्रेन वाल्व है यहाँ पे। तो ये आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब मैं आपको एक एक पार्ट के फंक्शन के बारे में बताता हूँ, तो आप वीडियो के साथ में अंत तक जरूर बने रहिए। ये आपकी मशीन है HTHP चीज डाइंग मशीन, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये आपका हाई प्रेशर लिड है, और ये आपका डाई बाथ इसके अंदर भरा होता है। ये आपका फ्लो रिवर्स, मतलब जो आपका बाई डायरेक्शनल पंप है तो वो लगा हुआ है। ये आपका मेन सर्कुलेशन पंप होता है। ये आपका ड्रेन लाइन है। ये आपका स्टीम वाल्व है। ये आपका डोजिंग टैंक या साइड टैंक है। गाइस जो एक पार्ट होता है कलर एंड केमिकल डोजिंग टैंक, तो इसका क्या फंक्शन होता है देखिए। ए साइड टैंक इज यूज्ड फॉर द कलर और केमिकल लिक्विड डोजिंग इनटू द हाई प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल। तो जो हमारा हाई प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल होता है उसके साइड में एक डोजिंग टैंक लगा होता है, उसको साइड टैंक भी बोलते हैं। तो उसका काम होता है कि जब आपकी प्रोसेस होती है तो उसके दौरान आप सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर या तो कलर की डोजिंग करते हैं
या जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी धीरे धीरे डोजिंग करते हैं। इट इज़ फिटेड एट वन साइड ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। ये जो हमारा साइड टैंक होता है ये एक साइड में फिट किया जाता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रिपरेशन टैंक एंड प्रेशर वेसल। जो हमारा साइड टैंक होता है वो एक तरफ तो प्रेशर वेसल से कनेक्ट होता है और एक तरफ हमारे प्रिपरेशन टैंक से कनेक्ट होता है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल और कलर इज डिजॉल्व इन द प्रिपरेशन टैंक। गाइस, जो कलर या केमिकल का जो सॉल्यूशन बनाना होता है उसको हम साइड टैंक में नहीं बनाते हैं, उसको हम बनाते हैं प्रिपरेशन टैंक में। द प्रिपेयर्ड लिक्विड इज सेंट इनटू द डोजिंग टैंक विद द हेल्प ऑफ ए फीडिंग पंप। तो जो कलर केमिकल का सॉल्यूशन हमने प्रिपरेशन टैंक में बनाया उसको एक फीडिंग पंप की सहायता से हम साइड टैंक या डोजिंग टैंक के अंदर पहुंचा देते हैं। एक कलर इंजेक्टर पंप सेंड्स द लिक्विड ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस पैरामीटर। तो साइड टैंक में गाइस क्या होता है कि एक कलर इंजेक्टर पंप लगा होता है, वो कलर को हाई प्रेशर वेसल के अंदर धीरे धीरे प्रोसेस पैरामीटर के अनुसार भेजता रहता है। गाइस, अब एक पार्ट मैंने आपको बताया था कलर एंड केमिकल प्रिपरेशन टैंक। तो गाइस देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ कलर और केमिकल लिक्विड इज कैरिड आउट इन दिस टैंक। तो जो हमारा कलर और केमिकल प्रिपरेशन टैंक होता है उसके अंदर जो प्रोसेस में कोई भी केमिकल यूज हो रहा है या कलर यूज हो रहा है तो उसको हम पहले प्रिपेयर करते हैं उसका सॉल्यूशन, तो वो हम प्रिपरेशन टैंक में करते हैं। द प्रिपेयर्ड लिक्विड इज आल्सो स्टोर्ड इन दिस टैंक फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। तो गाइज, जो हमारा प्रिपरेशन टैंक होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का जो स्टोर होता है वो हम कर लेते हैं, मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन हम पहले से ही प्रिपरेशन टैंक में बना के रख लेते हैं। ए स्टेनलेस स्टील टैंक इज यूज्ड। तो जो हमारा प्रिपरेशन टैंक होता है उसमें स्टेनलेस स्टील टैंक का उपयोग करते हैं। और गाइस क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द केमिकल और कलर इज डिजॉल्व इन दिस प्रिपरेशन टैंक। वाटर ऐड करते हैं वहाँ पे और उसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। ए मोटराइज्ड स्टायरर इज फिटेड इनसाइड द प्रिपरेशन टैंक। जो हमारा प्रिपरेशन टैंक होता है उसमें एक मोटराइज्ड स्टायरर लगा होता है। द स्टायरर हेल्प टू ब्लेंड एंड मिक्स द कलर और केमिकल्स इन द वाटर प्रॉपरली। तो जो स्टायरर है तो वो मोटर की सहायता से घूमता है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कलर है या केमिकल है वो वाटर के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है या ब्लेंड हो जाता है। द प्रिपरेशन टैंक इज कनेक्टेड टू द डोजिंग टैंक विद द हेल्प ऑफ ए पाइप। तो जो प्रिपरेशन टैंक होता है वो एक पाइप की सहायता से डोजिंग टैंक के साथ में कनेक्ट होता है। गाइस, अब इसके बाद में आता है आपका हाई स्पीड कलर सर्कुलेशन पंप। तो देखिए गाइस, ए हाई स्पीड लिक्विड सर्कुलेशन पंप इज यूज्ड टू फीड द लिक्विड इन द यार्न पैकेज। तो जो हमारा हाई स्पीड कलर सर्कुलेशन पंप होता है वो कलर को पैकेज में फीड करता है। ए बाई डायरेक्शनल लिक्विड सर्कुलेशन पंप इज फिटेड इन द मशीन। तो जो हमारा हाई स्पीड कलर सर्कुलेशन पंप होता है ये हमारे मशीन के साथ में फिट किया जाता है और जो हमारा लिक्विड सर्कुलेशन पंप होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों दिशाओं में घूमता है। द पंप रोटेट्स इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो हमारा पंप है या जो लिक्विड सर्कुलेशन पंप है वो एक बार यदि क्लॉकवाइज घूमता है तो उसके बाद में फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए इसको बाई डायरेक्शनल लिक्विड पंप कहते हैं। इन द वन साइकिल ऑफ द पंप द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द चीज टू द आउटसाइड ऑफ द चीज। गाइस, जब पंप का या लिक्विड सर्कुलेशन पंप का एक साइकिल शुरू होता है तो उसके अंदर जो हमारा कलर या केमिकल होता है वो चीज़ के अंदर वाले पोर्शन से बाहर वाले पोर्शन की तरफ
फ्लो करता है। व्हेन द रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ द पंप इज रिवर्स्ड द लिक्विड फ्लोइंग डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई हमारे लिक्विड सर्कुलेशन पंप की, उसके बाद में वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है फॉर ए मोमेंट, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जो हमारा पंप है लिक्विड सर्कुलेशन पंप, उसकी स्पीड रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब हो गया, यदि पहली साइकिल में आपका लिक्विड सर्कुलेशन पंप क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरी साइकिल में जो हमारा लिक्विड सर्कुलेशन पंप है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसका उल्टा हो जाता है गाइस जो पहली वाली साइकिल है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड का फ्लो होता है तो लिक्विड फ्लो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। नाउ द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द चीज टू द इनसाइड ऑफ द चीज। गाइस अब क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है बाहर की सतह से, या जो चीज़ है या जो पैकेज है उसके बाहर की सतह से जो हमारा लिक्विड है पैकेज के अंदर की तरफ जाने लगता है। गाइस मैंने आपको बताया था कि एक प्रेशर गेज लगा होता है, तो देखिए यहाँ पे प्रेशर गेज एंड सेफ्टी वाल्व। तो देखिए इनका फंक्शन क्या होता है। द प्रेशर गेज इज माउंटेड ऑन द साइड ऑफ द वेसल टू सी द इनसाइड प्रेशर ऑफ द वेसल। तो जो प्रेशर गेज होता है हमारे जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसके एक साइड में लगा होता है, और ये सिलेंड्रिकल वेसल के इनसाइड प्रेशर को रीड करता है। ए सुइटेबल सेफ्टी वाल्व इज माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ द वेसल, और प्रेशर वेसल के वन साइड में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है। व्हेन द इनसाइड वेसल प्रेशर इंक्रीजेज मोर देन नॉर्मल प्रेशर, जैसे ही हमारे प्रेशर वेसल के अंदर का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होता है, और कारण कोई भी हो सकता है, कोई ह्यूमन एरर हो सकती है या कोई अननोन रीजन हो सकता है, द सेफ्टी वाल्व रिलीजेज द इनसाइड वेसल प्रेशर। जो हमारा सेफ्टी वाल्व है वो वेसल के अंदर के प्रेशर को रिलीज कर देता है। द इंक्रीज्ड स्टीम प्रेशर पुशेस द सेफ्टी पिन ऑफ द वाल्व अगेंस्ट द स्प्रिंग। तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर होता है वो सेफ्टी वाल्व की सेफ्टी पिन को स्प्रिंग के विरोध में या अपोजिट में प्रेस करता है, और जो हमारा एक्सेस प्रेशर जो जनरेट होता है सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर वो रिलीज हो जाता है। गाइस इसके बाद में देखिए आप टेम्परेचर सेंसर, तो इसका क्या काम होता है। ए टेम्परेचर सेंसर इज माउंटेड इनसाइड द प्रेशर वेसल। तो जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो प्रेशर वेसल के अंदर माउंट किया जाता है, और उससे एक केबल निकलती है वो आपके डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर से जुड़ी होती है। दिस सेंसर गेट्स इन कांटेक्ट विद लिक्विड। जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है वो टच में रहता है लिक्विड के और रीड करता रहता है इनसाइड टेम्परेचर को, और उसका जो सिग्नल होता है वो डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर को भेजता रहता है। गाइस हमारी मशीन के अंदर एक कूलिंग कॉइल लगी होती है, तो गाइस इसका फंक्शन क्या होता है। तो होता क्या है, इन सम टाइप ऑफ यार्न्स द डाइंग टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एंड रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। कुछ हमारे जो फाइबर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, उनको डाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेशल प्रोसेस होता है उसका। तो जैसे कि ऊल होती है आपकी, तो ऊल के अंदर जब हम डाइंग करते हैं तो टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ाना होता है। तो ग्रेजुअली तो हम बढ़ा सकते हैं इजीली, जो हमारा प्रोसेस कंट्रोलर होता है उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, और ग्रेजुअली हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। बट क्या होता है गाइस कि ऊल डाइंग के अंदर हमें टेम्परेचर को ग्रेजुअली घटाना भी पड़ता है। तो ग्रेजुअली अब कैसे घटाएंगे, यदि कोई सिस्टम नहीं लगा होगा हमारी मशीन के अंदर, तो इसके लिए ही हम कूलिंग कॉइल का प्रयोग करते हैं। द कूलिंग कॉइल हेल्प्स टू ब्रिंग द बिलो डाउन द डाई वाश टेम्परेचर ग्रेजुअली। गाइस जो हमारी कूलिंग कॉइल होती है
अब फंक्शन में आ जाती है। अब आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को ग्रेजुअली घटाना है। ग्रेजुअली का मतलब मान लीजिए हर 1 मिनट में आपको 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन करना है। तो ये जो हमारी कूलिंग कॉइल होती है ये धीरे धीरे डाई बाथ के टेम्परेचर को आपके इच्छा अनुसार कम करती जाती है। गैस जो हमारा प्रेशर वेसल होता है तो वो एक स्टीम लाइन से जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पे जो स्टीम की सप्लाई होती है या तो वहाँ पे मैनुअल वाल्व लगा होता है या आपका ऑटोमेटिक वाल्व लगा होता है। तो जितना टेम्परेचर आप प्रोसेस कंट्रोलर के अंदर फीड कर देते हैं तो उसके अनुसार ही आपकी जो स्टीम है उसकी सप्लाई ऑन होती है और ऑफ होती है। यदि आप मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करते हैं तो स्टीम पाइप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गैस इसके बाद में देखिए आप वाटर कनेक्शन या वाटर सप्लाई कनेक्शन, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सिलिंड्रिकल वेसल होता है तो एक फ्रेश वाटर सप्लाई कनेक्शन से जुड़ा होता है और एक मैनुअल वाल्व लगा होता है उस सप्लाई के बीच में। तो जितना पानी आपको लेना है, कब चालू करना है, कब बंद करना है, उसको आप वाल्व की सहायता से कम या ज़्यादा करते हैं। गाइस एक होता है आपका ड्रेनेज पाइप एंड वाल्व। तो ड्रेनेज पाइप का या वाल्व का क्या काम होता है, जैसे ही आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आपको डाई बाथ चेंज करना है तो वहाँ पे आप ड्रेनेज वाल्व की सहायता से आप अपने प्रीवियस बाथ को बाहर निकाल देते हैं और फिर आप फ्रेश वाटर ले सकते हैं। गाइस एक होती है एयर पैडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयर पैडिंग का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस होता क्या है कि जो हमारी मशीन होती है तो जो हमारा हाई प्रेशर लिड होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं और उसका कनेक्शन कर देते हैं हम कंप्रेस्ड एयर से। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है वो हमारे हाई प्रेशर वेसल के अंदर जाती है। और देखिए गाइस, दिस एयर पैडिंग हेल्प टू रिड्यूस द मटेरियल लिक्विड रेशियो। ये जो हमारी एयर पैडिंग सिस्टम होता है वो मटेरियल लिक्विड रेशियो को कम करता है। सपोज कीजिए आपके मशीन के अंदर एयर पैडिंग नहीं है तो आपका मटेरियल लिक्विड रेशियो, मतलब आप सपोज कीजिए आप 5 किलो धागा डाई कर रहे हैं अपनी मशीन के अंदर तो आप 50 लीटर पानी ले रहे हैं। और यदि आप एयर पैडिंग यूज़ करेंगे तो आपका जो पानी है उसका जो अमाउंट है वो घट जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं मटेरियल लिक्विड रेशियो। और इसके अंदर क्या होता है कि यदि आप मटेरियल लिक्विड रेशियो को कम करने में कामयाब हो जाते हो एयर पैडिंग की सहायता से तो वहाँ पे आपके जो केमिकल कॉस्ट होती है वो घट जाती है एयर पैडिंग की सहायता से। और इससे क्या होता है कि जो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है वो भी घट जाती है। गाइज मशीन के अंदर एक डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर लगा होता है। तो ये मान लीजिए कि ये मशीन का एक हार्ट होता है, ब्रेन होता है। तो ये मशीन के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज प्रीसेट इन द कंट्रोलर। तो जितना भी टेम्परेचर चाहिए आपको वो आप इसके अंदर फीड कर देते हैं। द स्टीम सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द हीटर इज कंट्रोल्ड बाई डिजिटल टेम्परेचर। आपको स्टीम कब लेना है, कितनी लेनी है, या आपको हीटर कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, वो सारा ये जो डिजिटल प्रोसेस कंट्रोलर होता है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता रहता है। जितना आप उसमें फीड कर देंगे टेम्परेचर उसके हिसाब से वो कंट्रोल करता रहेगा सारी प्रोसेस के दौरान। द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस इज प्रीसेट इन दिस डिजिटल कंट्रोलर। तो डिजिटल कंट्रोलर के अंदर आप क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रोसेस का आप टाइमिंग भर देते हैं उसके अंदर। तो जैसे ही आप मशीन को चालू करेंगे और उसके बाद में जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे एक विशल होती है वो बजने लगती है। इससे पता लगता जाता है कि हमारा प्रोसेस ये पूरा हो गया है। आप फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। गाइस अब दूसरी प्रोसेस होती है आपकी हाइड्रो एक्सट्रैक्शन। मतलब आपने पैकेज को या चीज़ को डाई कर लिया तो अब उसके बाद में उसके पानी को अलग निकालना होता है। तो गैस क्या होता क्या है कि जो हमारा पैकेज डाई होके बाहर निकलता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो ये जो हमारे पैकेज होते हैं उनको हम हाइड्रो एक्सट्रैक्टर के अंदर रखते हैं और जो पैकेज होते हैं हम उनको इस तरीके से रखते हैं मशीन के अंदर कि
जो हमारा मशीन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब ना हो, तो लोडिंग के दौरान हम ये ध्यान रखते हैं। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि गाइस जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाइड्रो एक्सट्रैक्टर के अंदर वो इक्वली होना चाहिए, मतलब हर जगह पे बराबर वजन होना चाहिए। और गाइस उसके बाद में हम मशीन को चालू करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा मशीन है तो उसका ड्रम घूमता है और उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी होता है वो हमारे पैकेज से बाहर निकल जाता है। वो क्यों निकलता है कि जब हमारे पैकेज घूमते हैं या हमारा मशीन घूमता है तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, तो उससे जो हमारा पैकेज का एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। और इसके बाद में फिर जो भी हमारे यान पैकेज होते हैं हम उनको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम उनको उपयोग करते हैं। ये हमारा चीज़ यान हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन है। तो गाइस देखिए यहाँ पे स्पिंडल लगे होते हैं, तो उनके अंदर हम चीज़ को फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद में फिर ये जो लिड है हम इसको बंद कर देते हैं और इसकी पावर सप्लाई चालू करते हैं। तो क्या है कि जो अंदर का ड्रम लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये अंदर एक ड्रम लगा हुआ है, तो अकेला ड्रम घूमता है, ये बकाया का जो आपका स्ट्रक्चर है वो फिक्स होता है। लिड बंद कर दिया, इसके बाद में एक फिक्स टाइम के लिए आप अपनी मशीन को चालू कर देते हैं और जब मशीन घूमती है तो जितना भी पानी होता है कोनों से वो बाहर निकल जाता है और वो ड्रेनेज की सहायता से बाहर चला जाता है। इसके बाद पैकेज को हम फिर बाहर निकाल लेते हैं। गाइज इसके बाद में होता क्या है कि जब हमने हाइड्रो एक्सट्रैक्टर से पानी निकाल लिया तो उसके बाद में भी हमारे पैकेज के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो बनी रहती है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पैकेज के अंदर पानी होता है तो उसको हम एवापोरेट करते हैं ड्राइंग प्रोसेस की सहायता से। गैस पैकेज को हम सुखाने के लिए या तो हॉट एयर ओवन का प्रयोग करते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रायर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैकेज को हम हॉट एयर ओवन के अंदर रख देते हैं और उसके अंदर एक ब्लोअर फैन लगा होता है, तो वो क्या करता है हॉट एयर को ब्लो करता है पैकेज के अंदर। और हॉट एयर ओवन के अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगे होते हैं या स्टीम हीटेड पाइप लगे होते हैं, उससे टेम्परेचर जनरेट होता है और हीटिंग टेम्परेचर 1 से 5 से लेके 1 से 10 डिग्री तक रखा जाता है। और मशीन के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है हॉट एयर ओवन के अंदर, वो इनसाइड टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और यदि हम पैकेज को रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रायर से सुखाते हैं तो जो हमारे पैकेज होते हैं उनको हम कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखते हैं और ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रायर में वो स्लोली मूव करता है और पैकेज को चैम्बर के अंदर ले जाता है। और जब यान हमारा बाहर निकलता है तो वो सूख के बाहर निकलता है। गैस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पिक्चर दिखाई हुई मैंने, ये आपकी हॉट एयर ड्रायर या हॉट एयर ओवन की पिक्चर है। तो ये एक बंद चैम्बर होता है, यहाँ पे आपका ऊपर मोटर लगा होता है, फैन लगा होता है, इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रिकल हीटर भी हो सकते हैं, स्टीम हीटेड पाइप भी हो सकते हैं, तो उससे हवा पास होती है और वो पड़ती है आपके पैकेज के ऊपर और आपका यान सूख जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रॉली होती है, तो ये जो ट्रॉली है आपकी, तो ये जो ट्रॉली के ऊपर हम कौन लोड कर देते हैं और इस चैम्बर के अंदर रख देते हैं और फिर मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और हमारा यान सूख जाता है गाइस। और यदि आप रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्रायर का प्रयोग कर रहे हैं तो गाइस क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका कन्वेयर बेल्ट होता है, तो इसके ऊपर सारे पैकेज यहाँ पर रख दिए जाते हैं और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है बहुत स्लोली मूव करता है और जो हमारा पैकेज होता है वो इस चैम्बर के अंदर चला जाता है और लास्ट पे फिर जाके बाहर निकलता है, तब तक हमारा यान अच्छी तरीके से सूख जाता है। गैस अब हमारा पैकेज सूख के तैयार हो गया। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है यान रिवाइंडिंग प्रोसेस। तो यान को रिवाइंड करने की आवश्यकता क्यों होती है जबकि हमारा यान चीज़ फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मतलब पैकेज फॉर्म में होता है, तो हम रिवाइंड क्यों करते हैं। तो
गाइज होता क्या है कि जब हम सॉफ्ट पैकेज का निर्माण करते हैं तो या तो हम परफोरेटेड नायलॉन ट्यूब पर लपेटते हैं या स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग पर लपेटते हैं। और ये जो पैकेज होते हैं जैसे कि नायलॉन ट्यूब या हमारी एसएस की स्प्रिंग होती है, तो इनको सॉफ्ट बाइंडिंग में बार बार यूज़ किया जाता है। और गाइस जो हमारे सॉफ्ट पैकेज होते हैं जैसे कि आपकी परफोरेटेड नायलॉन ट्यूब या स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग या स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग, तो ये महंगे भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा यार्न होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पेपर कोन के ऊपर। तो पेपर कोन के ऊपर ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं यार्न रिवाइंडिंग प्रोसेस। उसके अंदर हम गाइस क्या करते हैं, एक ड्रम बाइंडिंग मशीन का प्रयोग करते हैं और वो कोन बाइंडिंग मशीन होती है। तो उसके ऊपर जब हम यार्न को ले जाते हैं तो जो धागा हमारा परफोरेटेड नायलॉन ट्यूब पे होता है या स्टैंडर्ड स्टील के स्प्रिंग पे होता है, तो वो बाइंडिंग प्रोसेस की सहायता से पेपर कोन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो जो पेपर कोन होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते हैं, जबकि जो हमारे नायलॉन ट्यूब होते हैं या एसएस स्प्रिंग होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। तो इसलिए हम यार्न रिवाइंडिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो गाइज इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि जो हमारी पैकेज डाइंग प्रोसेस होती है या चीज़ डाइंग प्रोसेस होती है तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हमने आपको डिटेल में बताया कि जो हमारी पैकेज डाइंग मशीन होती है या जो हमारी चीज़ डाइंग मशीन होती है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसके अंदर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर क्यों यूज़ किया जाता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।